हाल ही में केंद्र सरकार की एक एक्सपर्ट कमेटी ने नीट पीजी कोर्स में ईडब्ल्यूएस आरक्षण के लिए 8 लाख रुपए की आय सीमा को जारी रखने की सलाह दी थी। सुप्रीम कोर्ट में दायर किए गए हलफनामे में सरकार ने कमेटी का हवाला देते हुए कहा था कि ईडब्ल्यूएस के लिए 8 लाख की आय सीमा और ओबीसी क्रीमी लेयर की 8 लाख की आय सीमा में बहुत फर्क है। उसके मुताबिक ईडब्ल्यूएस का आय मानदंड ओबीसी क्रीमी लेयर की तुलना में अधिक कठोर है। सरकार के इस बयान का आखिर मतलब क्या है? जब आय सीमा दोनों के लिए 8 लाख रुपए है तो फिर फर्क कैसा, समझने की कोशिश करते हैं इस रिपोर्ट में। नीट पीजी कोर्स में 10% ईडब्ल्यूएस आरक्षण को लेकर सुप्रीम कोर्ट में कई याचिकाएं दायर हैं। इस वजह से कोर्स की काउंसलिंग से जुड़ा प्रोसेस भी रुका हुआ है। बीते हफ्ते ही शीर्ष अदालत ने काउंसलिंग कराने की अनुमति दी। इससे पहले अक्टूबर 2021 में ऐसी कई याचिकाओं पर एक साथ सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से पूछा था कि ईडब्ल्यूएस कोटा के तहत अगले वर्गों को 10% आरक्षण देने के लिए 8 लाख रुपए की आय सीमा का आंकड़ा सरकार ने कैसे तय किया। कोर्ट के इस सवाल के जवाब में केंद्र सरकार ने हलफनामा दायर किया। कहा, यह फैसला आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों के लिए 2006 में गठित 3 सदस्यों की राष्ट्रीय आयोग की रिपोर्ट के आधार पर किया गया है। रिटायर्ड मेजर जनरल एसआर सिंघो की अध्यक्षता में बनी कमेटी ने 2010 में अपनी रिपोर्ट पेश की थी। हालांकि ये रिपोर्ट पब्लिक डोमेन में मौजूद नहीं है। बहरहाल, इस रिपोर्ट से जुड़ी खबरों के मुताबिक कमेटी ने स्पष्ट रूप से ईडब्ल्यूएस के लिए आरक्षण का सुझाव नहीं दिया था। अंग्रेजी अखबार फाइनेंशियल एक्सप्रेस की खबर के मुताबिक कमेटी ने कहा था कि पिछड़े वर्गों की पहचान रोजगार और शैक्षणिक संस्थानों में आरक्षण प्रदान करने के लिए सिर्फ आय के आधार पर नहीं की जा सकती है। कमेटी का कहना था कि राज्य द्वारा ईडब्ल्यूएस की पहचान केवल कल्याणकारी योजनाओं के विस्तार के लिए की जा सकती है। आपको बताते चलें कि 2019 में 103वां संवैधानिक संशोधन लाकर सामान्य वर्गों के लिए 10% ईडब्ल्यूएस कोटा लाया गया था। संशोधन के तहत आर्थिक मानदंड को आरक्षण का एकमात्र आधार बनाया गया था, जिसे सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई थी। फिलहाल सुप्रीम कोर्ट के जजों की 5 सदस्यों की पीठ इस मामले की सुनवाई कर रही है। बीते साल 25 नवंबर को केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को बताया था कि ईडब्ल्यूएस के आरक्षण के मानदंडों पर पुनर्विचार करने के लिए उसने एक विशेष कमेटी का गठन किया है। इसमें पूर्व वित्त सचिव अजय भूषण पांडे, प्रोफेसर वीके मल्होत्रा समेत भारत सरकार के लोग शामिल हैं। इस कमेटी ने 31 दिसंबर 2021 को अपनी रिपोर्ट सौंपी थी। इसमें कहा गया कि ईडब्ल्यूएस के लिए मौजूदा सालाना पारिवारिक आय सीमा को बरकरार रखा जा सकता है। साथ ही कमेटी ने यह भी कहा कि ईडब्ल्यूएस के आय पैमाने और ओबीसी क्रीमी लेयर की आय सीमा के पैमाने में फर्क है। रिपोर्ट में कहा गया, ईडब्ल्यूएस की आय का मानदंड किसी कैंडिडेट के आवेदन के वर्ष से पहले के फाइनेंशियल ईयर पर निर्भर करता है, जबकि ओबीसी श्रेणी में क्रीमी लेयर के लिए आय मानदंड लगातार 3 वर्षों के लिए औसत वार्षिक आय पर लागू होता है। ओबीसी क्रीमी लेयर के मामले में वेतन, कृषि और पारंपरिक कारीगर व्यवसायों से होने वाली आय को नहीं जोड़ा जाता, जबकि ईडब्ल्यूएस के लिए 8 लाख मानदंड में खेती सहित सभी स्रोतों को शामिल किया जाता है। ओबीसी क्रीमी लेयर और ईडब्ल्यूएस के फर्क को थोड़ा आसान शब्दों में आपको समझा देते हैं। सरकार द्वारा 2019 में जारी एक सूचना के मुताबिक ऐसे व्यक्ति जो अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षण योजना के अंतर्गत नहीं आते हैं और जिनके परिवार की कुल सालाना आय 8 लाख रुपए से कम है, उन्हें आरक्षण के लाभ के लिए ईडब्ल्यूएस के रूप में पहचाना जाना चाहिए। कैंडिडेट के आवेदन करने के पिछले फाइनेंशियल ईयर के सभी स्रोतों जैसे वेतन, कृषि, व्यवसाय, पेशा आदि से होने वाली सभी आय को शामिल किया जाएगा। इसके अलावा ऐसे व्यक्ति जिनके परिवार के पास 5 एकड़ कृषि जमीन या 1000 वर्ग फुट का आवासीय फ्लैट या अधिसूचित नगर पालिकाओं में 100 वर्ग गज की आवासीय जमीन या गैर अधिसूचित नगर पालिकाओं में 200 वर्ग गज की आवासीय जमीन है, तो ऐसे परिवारों के कैंडिडेट को ईडब्ल्यूएस आरक्षण के दायरे से बाहर रखा जाएगा। वहीं ओबीसी क्रीमी लेयर के आरक्षण मानदंड सरकारी और गैर सरकारी कर्मचारियों और अन्य व्यवसायों के लोगों के लिए अलग है। 8 सितंबर 1993 को भारत सरकार के डिपार्टमेंट ऑफ पर्सोनल एंड ट्रेनिंग डीओपीटी ने ओबीसी कोटा के लिए निश्चित रैंक आय के आधार पर उन लोगों की विभिन्न श्रेणियों को सूचीबद्ध किया था जिनके बच्चे ओबीसी आरक्षण का लाभ नहीं उठा सकते। डीओपीटी के मुताबिक ऐसे कैंडिडेट जिनके पेरेंट्स किसी सरकारी नौकरी में नहीं हैं, उनके लिए मौजूदा सीमा 8 लाख रुपए प्रति साल है। साथ ही पिछले 3 सालों की औसत आय के आधार पर 8 लाख रुपए से ज्यादा आय वाले को क्रीमी लेयर माना जाएगा। वहीं सरकारी कर्मचारियों के बच्चों के लिए आरक्षण माता पिता की रैंक पर आधारित होता है, ना कि आय पर। उदाहरण के लिए एक व्यक्ति को क्रीमी लेयर में माना जाएगा
अगर उसके माता पिता में से कोई भी किसी संवैधानिक पद पर हो, या तो माता और पिता में से किसी एक की भी ग्रुप ए नौकरी से सीधी भर्ती हुई हो, या माता पिता दोनों ग्रुप बी सेवाओं में हो। इसके अलावा अगर माता पिता 40 वर्ष की आयु से पहले पदोन्नति के माध्यम से ग्रुप ए में प्रवेश करते हैं तो उनके बच्चे क्रीमी लेयर में माने जाएंगे। सेना में कर्नल या उच्च पद के अधिकारी के बच्चे और नौसेना और वायुसेना में समान रैंक के अधिकारियों के बच्चे भी क्रीमी लेयर के अंतर्गत आते हैं। 14 अक्टूबर 2004 को डीओपीटी ने एक स्पष्टीकरण भी जारी किया था। इसके मुताबिक क्रीमी लेयर का निर्धारण करते समय सैलरी या एग्रीकल्चरल लैंड से होने वाली आय को जोड़ा नहीं जाता है। ओबीसी क्रीमी लेयर की आय सीमा को कई बार संशोधित किया गया है। जब ये पहली बार लागू हुआ था तो तब डीओपीटी ने निर्धारित किया था कि इसे हर 3 साल में संशोधित किया जाएगा, लेकिन 8 सितंबर 1993 के बाद पहला संशोधन 9 मार्च 2004 में हुआ। तब 1 लाख रुपए की आय सीमा को बढ़ाकर 2.5 लाख रुपए किया गया था। फिर अक्टूबर 2008 में इसे और बढ़ाकर 4.5 लाख किया गया। मई 2013 में इसे 6 लाख किया गया। आखिरी बार 13 सितंबर 2017 को इसे 8 लाख रुपए तक बढ़ा दिया गया था। आपके लिए तमाम जानकारी लाए हैं हमारे साथी प्रशांत। मेरा नाम है दिव्यांशी। देखते रहिए दी लल्लन टॉप। शुक्रिया।